तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले क्लास में जो 3 चैप्टर्स हैं, यानी कि क्लास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, इसके केस स्टडीज अच्छे से बना लिए होंगे। आज की क्लास में हम अगले 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन तीनों के 3 चैप्टर के केस स्टडीज अच्छे से आज खत्म कर देंगे। यानी कि आपका डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वीडियो एंड तक देखना, क्लास अच्छे से समझना, सारा कुछ समझ आ जाएगा। और जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। शुरू करते हैं डायरेक्टिंग से। कुणाल जॉइन, सबसे पहले आप इसकी रिक्वायरमेंट देख लो, आपको पूछ क्या रहा है रिक्वायरमेंट। वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ नीड हिरार्की थ्योरी। सबसे पहले नीड हिरार्की थ्योरी का एक अजम्पशन क्लास आपको बताना है। नीड हिरार्की थ्योरी बेसिकली मैस्लो साहब ने दी थी, जिसके अकॉर्डिंग क्लास नीड को देखकर ही क्लास हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। जैसे जैसे लोगों की नीड क्लास हम पूरी करते चले जाएंगे, वो इंसान मोटिवेट होता चला जाएगा। बट सारी नीड को पूरी नहीं करनी, अदरवाइज क्लास वो दोबारा मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि सारी नीड पूरी हो गई उसकी, तो उसकी बस मोटिवेशन कोई वजह बनता नहीं। जो बनना चाह गया बन गया वो, फिर वो मोटिवेट नहीं होगा। अच्छा, तो एक एजम्पशन बताना है। दूसरी बात, स्टेट द नीड्स ऑफ कुणाल विच आर बीइंग सेटिस्फाइड थ्रू द प्रमोशन। प्रमोशन करके उसकी कौन सी नीड को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। Kunal joined as a shop level manager in the production department of a textile company in 2005. Because of his good work, he became deputy production manager of the company in 2010. He had status and prestige and well respected. जब ही हैड क्लास स्टेटस और प्रेस्टीज, है ना, तो ये कौन सी नीड होती है क्लास? स्टीम नीड, राइट। कौन सी नीड होती है क्लास? स्टीम नीड्स, ठीक है, स्टीम नीड्स। All the company on 1st March 2019 he was promoted as GM of the company, top level manager. Kunal was very happy on his promotion. अपने promotion से वो बहुत खुश है। Now he had become what he is capable of becoming. तो ये क्या होता है क्लास? Self actualization need. Self, आगे क्लास बात समझ। अच्छा, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसके अंदर वो था वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ नीड हिरार्की थ्योरी स्टेटेड इन द अबव। तो नीड हिरार्की थ्योरी का एक अजम्पशन आपको बताना है। तो क्या अजम्पशन है क्लास? यानी कि मूविंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पे क्या हो रहा है? धीरे 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 क्लास उसको क्या कर दिया गया, जो बनना चाहता था उसे बना दिया। यानी कि मूविंग फ्रॉम, आप लिखो क्लास, मूविंग फ्रॉम basic needs to self actualization need. Moving from basic needs to self actualization need. 41. Hansen is the CEO of Newcastle Enterprises. आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल। अच्छा, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पूछ रहा है। देखो यार, अगर आप पहले एक बार ये पढ़ लेते हो ना कि क्या ये पूछ रहा है, तो आपको पता जाता है कि यार इसका आंसर तो इन तीनों में से ही कोई एक होगा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या लेज़र-फेयर लीडरशिप। और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना है, और हेल्प ऑफ एक्सप्लेन द अदर 2 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। आपको इसका नहीं बनाना, लेकिन अदर जो टू है उसका डायग्राम के साथ बनाना है। तो देखो क्या है। Newcastle Enterprise, one of the world's most successful companies. His success story have been well documented. He chooses highly motivated and capable manager who can perform their task creatively, sorry, and class adequately without his help. Without his help, उसकी हेल्प नहीं चाहिए। तो ये क्या है? लेजर्स फेयर लीडरशिप, फ्री रेन, यानी तीसरा वाला। ही अलाउ द ग्रुप मेंबर्स टू वर्क ऑन देयर ओन टास्क एंड रिजॉल्व द इशू देमसेल्फ। सब कुछ खुद करे, तो लास्ट वाला ही होगा ना। ही इंटरवेंसेस बट ओनली व्हेन नीडेड टू करेक्ट एंड फेवरेबल सिचुएशन एंड अनफेवरेबल सिचुएशन। ही डज नॉट यूज पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ही इवन अलाउ मिस्टेक्स टू हैपन टू, गलतियां करने दो, उससे सीखो, लेकिन ही सपोर्ट देम, सप्लाई देम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। तो ये कौन सा स्टाइल है क्लास? यानी कि फ्री रेन, ठीक है, लेजर्स फेयर लीडरशिप या फ्री लीडरशिप। और बाकी जो 2 है, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, उसका डायग्राम बनाना है। ये है क्लास डेमोक्रेटिक, ये लीडर है, इस तरीके से क्लास हो गया डेमोक्रेटिक। और ऑटोक्रेटिक के अंदर क्लास ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अच्छे से लीडर फॉलोअर डायग्राम बना के क्लास आपको इसे दिखा देना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द, आपको इसे एक्सप्लेन भी करना है। जो बाकी 2 है ना, आपको उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, राइट। 3 फ्रेंड्स, रजत, रमन, अंश। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्लास, मतलब पहले भी पूछा आ चुका है एग्जामिनेशन में, मैं हमेशा कराता हूँ ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रजत, रमन और अंश, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एमबीए फ्रॉम अ रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल एट मुंबई, वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वुड लाइक टू ज्वाइन। रजत वॉज वेरी क्लियर दैट ही वुड बी टू टेक अप गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब क्यों लेना चाहता है वो बच्चों? रजत गवर्नमेंट जॉब क्यों लेना चाहता है? क्योंकि क्लास जॉब सिक्योरिटी होती है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है। क्या क्या? जॉब सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। गिव स्टेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर, यानी कि क्लास फ्यूचर इनकम एंड वर्क विद हेल्प ऑफ
with will help him to work with greater zeal. तो ये दो पॉइंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और स्टेबिलिटी. इट विल ऑल्सो प्रोवाइड हिम पेंशन, तो वही है क्लास, ही विल रिटायर फ्रॉम हिज सर्विस, तो रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया. रमन वांटेड टू वर्क इन अ कंपनी. अब रमन की बात करते हैं, रमन कहता है कि जहां पे अप्रोप्रिएट स्किल्स डेवलपमेंट प्लान हो टू इट्स एम्प्लॉय, यानी कि अपने उनके एम्प्लॉय के लिए स्किल डेवलपमेंट प्लान हो, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर के क्लास डेवलपमेंट होता है वहाँ पे. एंड हेल्प्स टू एम्प्लॉय ग्रो विद हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्लास करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. ये क्या हो गया क्लास, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है. ऊपर वाला समझ में आ गया, रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी. और इसके बाद है क्लास आपका, हाँ, एम्प्लॉय career advancement opportunity. In addition to this, the company should also provide facility like housing, medical. तो housing medical क्या होता है, perquisites के अंदर आता है, perquisites, ठीक है, perquisites हो गया. अगर आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी नहीं पता तो मैं बता दूं क्लास, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी से पक्का सवाल आना ही आना है, फिक्स है, आप पढ़ के जरूर जाना. Ans said that he would prefer work in an organization which has the culture of individuals' autonomy, is considerable to the employees and provide the employees with opportunity for personal growth and the meaning of work experience. तो आपको बताना है क्लास, ये वर्क कल्चर की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है क्लास ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट. अंश जो बात कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है ना, और दूसरा है क्लास ऑटोनॉमी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और ऑटोनॉमी की बात कर रहा है. आइडेंटिफाई द वेरियस फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, तो मैंने बता दिया क्लास आपको कौन कौन से फाइनेंशियल है, कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल. आप हेडिंग डालोगे फाइनेंशियल, फाइनेंशियल रजत का कौन सा है, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट, और दूसरा कौन है क्लास, रमन का क्या है. फिर नॉन फाइनेंशियल रजत क्या है, रमन का क्या है, और अगला क्या है, अंश, ठीक है. आगे क्लास बात समझ, तो अंश का लिख देना आप, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, इसे आप ना जॉब इनरिचमेंट भी कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट या जॉब इनरिचमेंट, चैलेंजिंग जॉब देना. एक्सप्लेन 3 अदर नॉन फाइनेंशियल विच नॉट डिस्कस एनी वन ऑफ देम. हाँ, तो अभी इसको छोड़ के कोई भी और 3 बताने हैं नॉन फाइनेंशियल. नॉन फाइनेंशियल कोई भी 3 आपको बताना है. एक से एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेट बांटना, बहुत इंपॉर्टेंट, सर्टिफिकेट बांटना वगैरह, ये क्लास एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन हो गया. और नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या आ गया क्लास, जो पैसों के बिना, ठीक है, स्टेटस वगैरह हो गया. और क्या हो गया क्लास नॉन फाइनेंशियल के अंदर, कोई भी क्लास आपको लिखना है, एनी 3, कोई भी 3 लिख देना जो इनमें कवर नहीं हुए, इनको लिख लेना पहले, जो नहीं कवर हुए उनमें एनी 3. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, आप कोई भी 3 इसके अंदर लिख सकते हो. जैसे मान लो आप ऑटोनॉमी लिख रहे हो तो चैलेंजिंग जॉब है, वो हो गया. इसके अलावा मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग में उनकी क्लास वो लेना, परमिट करना उनको डिसीजन मेकिंग में, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये भी लिख सकते हो आप, राइट. 43. Sandhya is a successful manager at class Manison's Enterprise. She had a team of 12 people working under her. She encouraged them to set their own objective and take decision. She respect their opinions and support them so that they can perform their duties and accomplish organizational objective. To manage and exercise effective control, she used forces within the group. As an intelligent manager, at times she also make use of positive aspect of informal communication. This way, she is able to unify the diverse interests and ensure that targets are met. There are many theories and styles influencing the people behavior. And identify the style which Sandhya is based on the use of authority. Sandhya का बताना है 2 positive aspect of the communication discuss above which Sandhya is using as an intelligent manager. तो बताओ क्लास कि संध्या का कौन सा स्टाइल है. डेमोक्रेटिक स्टाइल है इसके अंदर, ऑब्वियसली सबसे मिलजुल के मेंबर्स के साथ मिलकर डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक स्टाइल है. और एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो आपको बताना है क्लास की जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसका बेनिफिट क्या होगा. फॉर्मल कम्युनिकेशन कोई भी 2 बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा, लाइन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ हिरार्की मेंटेन होगी, सबके पास इंफॉर्मेशन जाएगा, और क्लास गोल के टुवर्ड्स हम लोग काम करेंगे तो गोल अचीव होगा. 44. At present, apart from the basic pay allowances as a part of compensation, the employer and employer contribute 12% of basic wages each towards the employee. Provident fund scheme, pension fund scheme. A proposal to reduce the contribution by employers and employees to 10% of the basic pay and dearness allowances was listed on the agenda for a recent meeting of Employees Provident Fund organization held. The stakeholders expressed their reservations about it, and they feel that it should be continued at 12%. Explain any 2 needs suggested by the Maslow need hierarchy theory which will not be satisfied by the incentive discuss above. तो कौन से 2 नीड है जो सेटिस्फाई नहीं हुए, राइट. फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, ठीक है. फिजियोलॉजिकल नीड
and safety and security need. Right? Proposal class 12% explain any two need of. अगर क्लास सारा पैसा अगर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर लेंगे तो जो फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी सिक्योरिटी नीड है उसको क्लास पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। 45 उमंग गुप्ता, आप देख लो क्लास पूछा क्या है यहाँ पे। स्टाइल आपको बताना है क्लास, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो उमंग गुप्ता स्टाइल से आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए क्लास काफी क्वेश्चन है इसके। उमंग गुप्ता इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेनवेल लिमिटेड। द कंपनी हैड established a good name for itself and had been doing well. It was well known for timely completion of orders. The production manager Miss Kanta was efficiently handling the processing of orders and had a team of 14 motivated employees working under her. Everything was going on well. Unfortunately, she was met an accident. Umang knew that in the absence of Miss Kanta, the company may not be able to meet the deadlines. He also knew that not meeting the deadlines may lead to customer dissatisfaction with the risk of loss for the business goodwill. So he decided to meeting with his employees and accurate and speedily processing of orders was planned. Everybody agreed to work. Everybody agreed to work as a team because the behavior of Umang Gupta was positive towards the employee of the organization. Hence, everyone put in extra time and efforts, and the targets were met on time. Not only this, Umang visited to Miss Kanta एंड एडवाइज हर टू टेक सफिशिएंट रेस्ट। तो ये क्या है क्लास, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा स्टाइल हो गया, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अगर आपको पूछा नहीं है फिर भी डायग्राम बना देते हो तो भी चल जाएगा क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, फाइनली नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं क्लास, कंट्रोलिंग। इसके केस स्टडीज को बनाते हैं, जो भी इसके केस स्टडीज कंट्रोलिंग चैप्टर से बन सकते हैं। सबसे पहला, बनवारी लाल is a cloth merchant in Karol Bagh, Delhi. His grandsons are requesting him to let them diversify the business into a bridal wear, right? Bridal wear. Banwari Lal has agreed, but on the condition that they will follow the functions of management he has always followed, which helps an organization in keeping track of the progress of activities and ensure that the activities conform to the standards set in advance so that the organization goal are achieved. Name the functions of management which Banwari Lal is asking his grandson to follow. ध्यान समझना, यहाँ बोला क्लास बनवारी लाल हैज अग्रीड बट ऑन द कंडीशन दैट दे विल फॉलो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही ऑलवेज फॉलोड विच हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग ट्रैक ऑन द प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस हो रहा है उस पर ट्रैक करते चलो। तो कौन सा होता है ये, कंट्रोलिंग। तो कौन सा प्रोसेस है क्लास, ये कंट्रोलिंग प्रोसेस, जो आपके प्रोग्रेस पे ट्रैक करता है, देखता है कि एम्प्लॉयज ऐसे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई गलती कर रहे हैं तो हम उसको ठीक करेंगे, डेविएशन कोई भी आएगा उसको ठीक करेंगे। इवन क्लास स्टैंडर्ड्स को एडवांस में सेट कर देंगे, गोल को सेट कर देंगे हम लोग एडवांस में। तो ये क्या आता है कंट्रोलिंग के अंदर। इसमें क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द फंक्शन। अच्छा, एक ही फंक्शन पूछा है और आपको बताना है कोई भी 4 वे जिससे क्लास हम इस फंक्शन को, ये फंक्शन हमारी हेल्प करेगा। एक्सप्लेन एनी 4 अदर वेज इन विच दिस फंक्शन हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन। चेक करो क्लास, ये देखो आपको पैराग्राफ रीड करने की जो कैपेबिलिटी है ना वो अच्छे से आना चाहिए। और कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हैं कि ये फंक्शन आपका कैसे हेल्प करेगा, कि कंट्रोलिंग चैप्टर है तो आई नो कि इसका कंट्रोलिंग ही होगा आंसर, एक बार पढ़ लेंगे। लेकिन कभी उसका फायदा कैसे पहुंचाता है ये जानने के लिए क्लास आपको इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को, इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग लिखना पड़ेगा अगर कंट्रोलिंग हुआ तो। विकास वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ यालेट लिमिटेड, as company providing advanced software solution to Indian Defence Service. They had been carrying on business successfully for the last 12 years and earning enough profit. But from the last 1 year, they realized that though the business is getting big order which are being fulfilled in times, then the revenues kept on decreasing. ऐसा क्या हो रहा है, देखो जब भी कंट्रोलिंग की बात होगी तो कोई ना कोई कमी पकड़ में आएगी, उसका रीजन ढूंढेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि वो कमी रिपीट ना हो। आप समझ जाना ये कंट्रोलिंग की बात हो रही है। बट फ्रॉम द last 1 year they realized that though the business is getting big order which are being fulfilled in times, even the revenues kept on decreasing. Vikas was not able to find out where the problem was. He started keeping a close check on the progress of activity as he could sense that something was wrong. He wanted to take some action before any major damage could be done to the business. Vikas appointed a cyber security expert who monitored the company progress and found out that the computer operator was deleting entry from the computer. जो sales की entry वो delete करता है और pocketing the revenue अपनी जेब में डालता है उसको. He was caught and handed over to the police. This created atmosphere of order and discipline in the organization. देखा लोगों ने तो लोगों ने भी क्लास डिसिप्लिन रहने लगे और जो डिसऑनेस्ट लोग थे वो क्लास कम से कम हो गए। तो ये क्या है, देखो ये चीज़ क्या है, कंट्रोलिंग।
अभी तो ये चलो चैप्टर के अंदर है तो आपको आड़े लगे कंट्रोल लेंगे, लेकिन आपने देखना कोई गलती होगी, कुछ नुकसान हो रहा होगा, प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही होगी, है ना, ग्रोथ नहीं हो रहा होगा, और उसको ठीक करने का तरीका ढूंढेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो समझ जाना है किसकी बात करेगा, कंट्रोलिंग की। और इसमें पूछा क्या है, द अबव पैराग्राफ डिस्कस सम ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप बताओ कौन सा फंक्शन है, फिर उसको स्टेप बताओ, फिर उसको एक्सप्लेन करो। ऑल्सो स्टेट स्टेप्स दैट हैव नॉट बीन डिस्कस, जो इसमें डिस्कस नहीं हुआ उसके बारे में बताओ। कुल मिला के सारे स्टेप्स बताने हैं आपको। विनबर लिमिटेड सेटअप, लेकिन बी में ए का आंसर लिखोगे, बी में बी का आंसर लिखोगे। विनबर लिमिटेड सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन भिवाड़ी इन हिमाचल प्रदेश टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक गीजर्स एंड सप्लाई देम टू डीलर ऑल ओवर द कंट्री। देयर प्रोडक्शन टारगेट was 500 geysers per week. It was decided by the manager that variation in the production up to 10 units would be acceptable. 10 यूनिट का वेरिएशन है तो आप क्लास एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो इसको बोलते हैं क्लास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी जाती है, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन मैनेजर was 450 production, the production was 450 geysers. सोचा था कि क्लास कितना 500 हुआ 450. The next week the production increased to 470 geysers. A week later the production 460 liters. On investigating, it was found that fluctuation production was due to irregular supply of electricity. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं है। तो इससे क्लास आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन का स्टेप है। तो फंक्शन तो कंट्रोलिंग है, फंक्शन तो कंट्रोलिंग है ना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 500 का टारगेट बनाया, सेटिंग अप ऑफ टारगेट, है ना, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। क्या क्या था मुझे बताओ, कंट्रोलिंग का प्रोसेस समझाओ, क्या होता है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद comparison actual performance with plan performance, then analyzing deviation, taking corrective measures and feedback in controlling. तो इसमें setting up of standard हो गया क्लास। उसके बाद क्या है, comparison of actual performance, है ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया इन्होंने कि 500 था, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना कितना है, आपने कंपेयर किया। और प्रोडक्शन और वीक लेटर प्रोडक्शन फोर्स ऑन इन्वेस्टिगेशन, यानी कंपैरिजन किया, इट इज फाउंड दैट फ्लक्चुएशन। तो इन्होंने क्लास फाइंड आउट द रीजन को भी फाइंड आउट किया। और कौन सा स्टेप्स नहीं किया इन्होंने, उसको ठीक नहीं किया, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स ठीक नहीं किया उसको, और फीडबैक इन कंट्रोलिंग वो भी नहीं करा इन्होंने। ओके, नेक्स्ट। Mahima Jain is the senior management in advisory service department of the Codes Limited. She regularly to prepare the performance report. वो रेगुलरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाती है अब सबऑर्डिनेट्स एट द पार्ट ऑफ अप्रेजल, आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। सबसे पहला सेटिंग ऑफ टारगेट्स सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपैरिजन के बाद क्लास क्या है, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन कंपैरिजन, एनालाइजिंग डेविएशन को एनालाइज करोगे क्लास। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और फीडबैक इन कंट्रोलिंग। तो आप मुझे बताओ, तो इसमें कौन सा फंक्शन, देखो अगर आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बना रहे हो, आप एम्प्लॉय का डेटा बना रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो। आप डेटा बना रहे हो, आप सब कुछ लिख के रख लो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप परफॉर्मेंस को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। Textile manufacturer Super Textile reported 43% fall in its profit in the fourth quarter ended 31st March 2017, which is beyond the acceptable range 25. Acceptable range था 25 और ये चला गया क्लास 43%. Decided by the company. This was due to higher fuel cost and lower yield on account of demonetization. Fuel cost बढ़ गया और कमाई कम हो गई demonetization के बाद. The company aims to implement cost saving measures by restructuring कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स बिजनेस प्रोसेस टू मीट द टारगेट इन फ्यूचर। तो कंपनी का एम है कॉस्ट सेविंग मेजर्स को यूज़ करना, रिकंस्ट्रक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा बनाएंगे। और इसमें आपको नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। तो यहाँ पे रेंज की बात हो रही है, रेंज हम कंट्रोलिंग के अंदर पढ़ते हैं। सो कंट्रोलिंग ऑल्सो आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग डिस्कस अबव। जो स्टेप्स डिस्कस हुआ है आपको वो बताना है। तो एनालाइजिंग डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, या सीपीसी और एमबी भी लिख सकते हो। ये जो है ना क्लास, ये सीपीसी और एमबी वो एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर आता है। तो एनालाइजिंग डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, उसको ठीक भी कर दिया ना, ताकि फ्यूचर में वो रिपीट ना हो कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये दो फंक्शन एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव मेजर। इसके अंदर 2 पॉइंट भी लिखना, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। Hina Sweet is a renowned name for quality sweets since 1935. Harsh, the owner of Hina Sweet, was worried about the sales and decline during the last 3 months. When they inquired from the sales manager reported that there was some complaint about the quality of sweets. Therefore, Harsh ordered for a sample for checking sweets. उसने ऑर्डर किया है, राइट, उसने ऑर्डर किया क्लास, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसने मेजर करना चाहा कि भाई प्रॉब्लम क्या है।
तो उसने क्या किया क्लास, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई द स्टेप्स टेकन बाय द हर्ष इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो उसने ऑर्डर किया, तो इन्हें एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखना चाहता है कि यार एक्चुअली ये परफॉर्मेंस कैसा करता है, सच में प्रोडक्ट में कमी है या कोई और वजह है। तो इसका सही आंसर होगा मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है क्लास, आपने कर दिया। If anything wrong with the performance of key activity, the entire organization will suffer. Therefore, the organization should focus on them. तो क्लास इसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। पूरा लिखना सीपीसी नहीं। अगर आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट 2% से बढ़ जाती है और आपकी पोस्टल कॉस्ट 4% से बढ़ जाती है, विच वन इज मोर सीरियस? सो ये 2% वाला ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान ज़्यादा होगा। जैसे मान लो क्लास की पेट्रोल का प्राइस 1 रुपये बढ़ जाता है तो भी हमें ज़्यादा नुकसान होगा, समझ, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। इसी तरीके से क्लास तभी लोग हड़ताल करते हैं। कभी आपने देखा कार की प्राइस महंगी हो गई तो लोग हड़ताल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का कैमरे का प्राइस महंगा हो गया तो लोग हड़ताल कर रहे हैं, ऐसा आपने शायद कभी सुना होगा, मुश्किल। नेक्स्ट, तो वो ज़्यादा, ये नहीं कि नंबर देख के बोल सर ये ज़्यादा वो, तो ये वो है की एरिया। अ कंपनी वाज मैन्युफैक्चर, पूछा क्या है क्लास, चेक करो। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अब, कौन सा फंक्शंस लिखा है तो मे भी एक से ज़्यादा हो सकता है। अ कंपनी वाज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब which were in great demand. It was found that the target of producing 300 bulb a day was not met by the employee. On analysis, it is found that the worker were not at fault. ये तो controlling ही है. Due to electricity failure and shortage of workers, the company was not able to achieve the set targets, and alternative arrangements were needed. To meet the increased demand, the company assessed that approximately 88 additional workers were required out, of which 8 would work as a head of different department and 10 work as subordinate. तो ये staffing की बात भी कर रहा है, controlling की बात कर रहा है. The required qualification and job specifications was also enlisted. It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women or persons from backward or rural area and person with special ability to assume the responsibility of position in the organization. All efforts were made to match the ability of applications with the nature of work. तो यानी कि एप्लीकेंट का जो नेचर है, एप्लीकेंट और जो उनका काम है उनके बीच में मैच करने की कोशिश की गई। तो क्लास ये 2 फंक्शन है, स्टाफिंग भी है इसके अंदर और क्लास कंट्रोलिंग भी है। 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच, स्टाफिंग के 2 बता दो और कंट्रोलिंग के आपको 2 प्रोसेस बताने हैं जो इसमें डिस्कस किया गया है। ये बहुत आसान है क्लास, आप बता दोगे आसानी से। कंट्रोलिंग के 2 प्रोसेस जो इसके अंदर डिस्कस किया गया है और स्टाफिंग के 2, यानी दोनों के 2 आपको बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टाफिंग में क्या क्या है, सबसे पहले उन्होंने देखा कि भाई हमें 88 एडिशनल वर्कर की जरूरत है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हो गया, हाँ, प्रोसेस ऑफ ईच, दोनों को 2 बताने हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट और सबसे पहले क्लास 300 बल्ब अ डे टू मीट द यानी सेटिंग स्टैंडर्ड, ये टारगेट सेट कर दिया, सेटिंग अप ऑफ टारगेट कंट्रोलिंग का हो गया। ऑन एनालिसिस इट वाज फाउंड दैट वर्कर आर नॉट फॉल्ट। अच्छा, ये क्लास कह रहा है कि 300 का टारगेट बनाया लेकिन डिमांड, इट वाज फाउंड दैट टारगेट ऑफ 300 पर डे नॉट मेट अप। हाँ, तो क्लास इन्होंने मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में मेजर किया तभी तो पता चला, 2 ये हो गया। और स्टाफिंग के अंदर क्लास सबसे पहला आपने एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, डिसाइड द नेसेसरी रिलैक्सेशन शुड बी गिवन टू इनकरेज द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन जॉब। तो दूसरा रिक्रूटमेंट है ना, क्वालिफिकेशन जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह इनलिस्टेड, तो जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह दे दिया, तो वो रिक्रूटमेंट। तो ये 2 पॉइंट आपको दोनों के, पहले आपको दोनों के हेडिंग डालना है, आइडेंटिफाई करना है कंट्रोलिंग और स्टाफिंग, फिर कंट्रोलिंग के 2 प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग 2 और क्लास 2 आपको लिखना है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, राइट। नेक्स्ट चैप्टर क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडीज है उसको भी देख लेते हैं क्लास, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और देन कल की क्लास में यानी कि 23 तारीख को हमारा पूरा का पूरा केस स्टडीज, जो बाकी 3 चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोडक्शन और मार्केटिंग, उसके साथ हम लोग अच्छे से पूरा का पूरा केस स्टडीज चैप्टर वाइज खत्म कर देंगे। तो आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 54 पे, और मैंने इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। साथ ही क्लास एक कोर्स है मेरा जिसके अंदर क्लास मैंने 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन विद पीडीएफ सब कुछ डाल रखा है उसके अंदर। उसी कोर्स के अंदर ही मैंने क्लास इसका पीडीएफ, कीवर्ड्स का पीडीएफ, ठीक है, सब कुछ उसके अंदर दे दिया है, ताकि वो भी क्लास आपको बाय नहीं करना पड़ेगा, जो कीवर्ड वगैरह वो सब अनलॉक है, वो खुल जाएगा ऐसे ही। बाकी व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दे रखा है, हर जगह क्लास मैंने आपको अवेलेबल करा रखा है। तो उस कोर्स के अंदर रखने का पर्पज़ ये है कि फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर ना कंटेंट बहुत सारा है, तो वो अरेंज नहीं हो पाता, वो आगे पीछे हो जाता है, तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है। तो आप चाहोगे
तो आप जाओ SPCC ऐप में, उसके अंदर जाके देखो क्लास 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट बिजनेस स्टडीज का, उसके अंदर वो अनलॉक कर रखी है फाइल्स मैंने, केस स्टडीज सारी की सारी, पूरा वन शॉट में सारी केस स्टडीज एक ही फाइल के अंदर, कीवर्ड्स उसके अंदर, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ दे रखा है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट बनाना है तो डेफिनेटली क्लास वहाँ से आप मॉक टेस्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट, XY Limited is registered with an authorized capital of 10 crore. The paid up capital of the company is 6 crore. भाई capital 10 crore है, but अभी जो मिला है वो 6 crore है. The company was facing shortage of fund. The management of company decided to raise issue. Company class funds को issue करते हैं by issuing 1 lakh equity shares of rupees 100 each. The issue was fully subscribed. After this was realized that the fund raised were in excess. भैया आपने ज़्यादा पैसा मंगा लिया actual requirement से. इसका मतलब क्या हुआ? भैया आपको जितना पैसा चाहिए आप उससे ज़्यादा पैसा मंगा रहे हो, इसका मतलब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से नहीं करी है, राइट। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द कॉन्सेप्ट विच वाज नॉट कंसिडर। तो कौन सा कॉन्सेप्ट क्लास इन्होंने कंसिडर नहीं किया? फाइनेंशियल प्लानिंग। बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से पढ़ के जाना और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, तो कौन सा क्लास आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना है, हमने आइडेंटिफाई कर दिया, अब डिफाइन कर दो। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब कितना पैसा चाहिए, सही टाइम पे हमारे पास पैसे अवेलेबल हो, सही सोर्स से पैसा आ जाए, सही जगह खर्च करें, इन सबको एडवांस में सोच लेना ही क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हालांकि मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बट यहाँ पे भी समझ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड वांट्स टू रेज फंड ऑफ 40 lakhs फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेट इक्विटी टू रेज दिस अमाउंट। इनके पास क्लास अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इनके पास है पूरा 40 लाख रुपए इक्विटी से ले ले, पहले 60 लाख था इनके पास ना, नहीं अच्छा पहले कुछ नहीं था, ये 40 लाख रुपीस पहले क्लास सारा का सारा इक्विटी इशू कर देंगे, 30 लाख इक्विटी 10 लाख डेट, फिर 10 लाख इक्विटी 30 लाख डेट, यानी धीरे धीरे डेट का पोर्शन बढ़ाते चले जा रहे हैं। और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हमें, दे भी रखा है। इंटरेस्ट रेट है 9%, इक्विटी शेयर्स है 100 रुपये का एक, टैक्स रेट है 30%, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो कि है 8 लाख का। अंडर विच द फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव विल द कंपनी बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप डेट ऐड कर रहे हो तो आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, एडवांटेज। ओके, डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट? तो देखो यार, सबसे पहले बी का आंसर तो है नो। क्या डेट ऐड करने से हमेशा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा? नहीं। इंक्रीज इन डेट लिखोगे, increase in debt in capital structure, increase in debt in capital structure will only earning EPS when return on investment is greater than rate of interest। देखो, डिबेंचर्स को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड करने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, बात तो यही ना। जैसे जैसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में आप डेट ऐड करोगे तो तुम्हारा जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ेगा, यही कह रहा है क्लास कि इंक्रीज इन डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर विल ओनली अर्निंग EPS, ठीक है, विल ओनली इंक्रीज इन अर्निंग, ठीक है, इंक्रीज अर्निंग EPS, ठीक है, या फिर इंक्रीज इन EPS, आप कोई और लैंग्वेज लिख सकते हो कि जैसे जैसे एज वी ऐड डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज, बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर तुम्हारा ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो डेट ऐड करना अच्छा है। तो अगर कोई ये कहता है कि हमेशा डेट ऐड करने से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, सो ये गलत स्टेटमेंट है, नो। अब पहला, अंडर विच ऑफ द 3 अल्टरनेटिव विल द कंपनी बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ, तो आपको क्लास चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना सिंपल केस है, मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, एक बार जरा देखो आप कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है तो मैं इस पर टाइम दूंगा इस क्वेश्चन पे अच्छा खासा। अब देखो जरा कैसे आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ भैया कि कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा होगा। तो मैं एक बार काम करता हूँ, तीनों ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3। सबसे पहले क्लास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, वो तुम्हें दे रखा होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, चेक करो यहाँ पे तुमको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से 8 लाख का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से 8 लाख का। तुम्हें सब सामने सामने दिख जाएगा, मैं तुम्हें दोनों तरीके से कराऊंगा, बट जो तरीका मैं तुम्हें अभी करा रहा हूँ ना वो सबसे बेस्ट है, आप उसको ही यूज करना, ठीक है। लेस करते हो इसमें से इंटरेस्ट,
फर्स्ट केस में इंटरेस्ट जीरो है, फर्स्ट केस में इंटरेस्ट जीरो क्यों है? इंटरेस्ट रेट है 9%, यहाँ पे कोई डेट है ही नहीं। फिर ये 10 लाख का 9% कितना बनेगा? 90,000। 30 लाख का 9% 2,70,000। तो यहाँ से घटाओ 90,000 90,000, यहाँ से घटाओ 2,70,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स माइनस इंटरेस्ट घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आएगा 8 लाख, ये आएगा 7,10,000, ये आएगा 5,30,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स माइनस करोगे क्लास उसमें से इंटरेस्ट तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस करोगे इसमें से टैक्स। अब टैक्स कितना परसेंट क्वेश्चन में दे रखा था चेक करो। टैक्स इज गिवन 30%, तो 30% टैक्स देना है। 8×3 = 24, 2,40,000। और यहाँ पे आपका 30% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना बनता है। 7,10,000 का 30% आएगा 2,13,000, और 5,30,000 का 30% आएगा 1,59,000। ठीक है, अब देखो आपके पास ये जो बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा 8 लाख माइनस 2,40, ये आ गया 5,60,000। 7,10,000 माइनस 2,13,000, ये आ गया 4 लाख। यही बनेगा क्या? 8 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख था, अच्छा नहीं 1 सेकंड, ये कितना था? सेकंड केस में कितना था? इंटरेस्ट रेट है 9%, और ये 10 लाख, 10 लाख का 9% तो 90,000 आएगा ना। तो ठीक है, फिर 8 लाख माइनस 90,000 माइनस 30%, 497, और ये आएगा 530, टैक्स घटा दोगे 3,71,000। अब सुनो, आपके पास जो शेयर्स है, यहाँ पे क्लास कितने शेयर्स हैं फर्स्ट केस में? 40 लाख। ठीक है, तो 2 0 काट दो, 1 2 3 4, कितने शेयर्स हैं? 40,000। यहाँ पे 30,000 शेयर्स हैं, यहाँ पे 10,000 शेयर्स हैं, राइट? 40 30 10, तो डिवाइड दे दो नंबर ऑफ शेयर से। 40,000 यहाँ डिवाइड दो 30,000 से, यहाँ डिवाइड दो 10,000 से। तो अब जो आपके पास आएगा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड दे दिया, तो आपके पास आएगा अर्निंग पर शेयर। तो प्रॉफिट था 5,60,000 का, शेयर्स 40,000 का है, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है 14 रुपीज़। 4,90,000, कुछ सोचते हैं सर देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फायदा है, प्रॉफिट बढ़ने से मतलब नहीं, अर्निंग पर शेयर देखना। 4,97,000, 4,97,000 डिवाइड बाई 30,000, ये आएगा 16.57 रुपीज़ पर शेयर। हर शेयर ने 16 रुपये 57 पैसे कमाए। 371 डिवाइड बाई 10,000, 37.1, हर शेयर ने 37.1 रुपीज़ कमाया। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड करते चले जाते हो, तुम्हारा जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे डेट ऐड करना अच्छा है, यहाँ पे आपको डेट ही चाहिए, डेट ही ऐड करना चाहिए फॉर रेजिंग फंड्स। ओके, मैं तुम्हें एक और तरीका दिखाता हूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना आएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वो दे रखा 8 लाख, 40 लाख का आपका कैपिटल है इंटू 100, तो 8 लाख अपॉन 40 लाख इंटू इट्स 20%। तुम्हारा ROI 20% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। इफ ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो डेट ऐड करना कैपिटल स्ट्रक्चर में अच्छा माना जाता है। इसीलिए हमने क्लास क्या किया? डेट ऐड किया। तो सर क्या ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं? यस, ऐसे भी बता सकते हो। स्टेटमेंट देके आप ROI निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, देखो कंपेयर करो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर ROI ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो डेट ऐड करने से तुम्हारा जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ेगा, और ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है। बट बेहतरीन तरीका, सबसे झकास तरीका जो है क्लास वो यही है, सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि यहाँ पे क्लास एग्जैक्टली टीचर को फिगर भी दिख जाएगा, आपकी कुछ कैलकुलेशन भी हो जाएगी। 1 नंबर का क्वेश्चन होता तो मैं वैसा ही करता, सीधा टिक लगाता, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मुझे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट, इंडियन इक्विटी मार्केट्स आर गोइंग थ्रू अ फेस ऑफ बूम, यानी कि इन्फ्लेशन। देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा क्लास पोटेंशियल है, ग्रोथ है। दिस हैज़ रिजल्टेड अ लॉट ऑफ न्यू वेंचर्स वाइंग फ्रॉम मार्केट शेयर एंड ओल्ड एंटरप्राइज ट्राइंग टू कीप अप द पेस विथ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। मतलब स्पीड के साथ जाना चाहते हैं, जमाने के साथ जाना चाहते हैं कंपनी। दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज़ हेल्प इवन स्मॉलर बिजनेसमैन टू कम्पीट अ ग्लोबल स्केल। छोटे छोटे बिजनेसमैन भी अब ग्लोबल स्केल पे कॉम्पीट कर रहे हैं। एंटिफन एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स हाईलाइटेड व्हिच अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ सच एंटरप्राइजेस। मेरी बात ध्यान समझना क्लास।
आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल ये लिखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट थे, क्रेडिट अवेल क्लास, इसके वाला क्रेडिट अलाउड था, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल था, इसके अंदर क्लास स्केल ऑफ बिजनेस था, नेचर ऑफ बिजनेस था, इसके अंदर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन था, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस था। तो आप कौन सा इसके अंदर क्लास लिखोगे, लगाओ दिमाग, अब क्लास लिखो कौन कौन से लिखोगे। सबसे पहला इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है तो क्या लिखोगे, बिजनेस साइकिल। ठीक है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है ना, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ये आपने लिख देना है, डिटेल में लिखना है क्लास। ठीक है, बिजनेस साइकिल हो गया, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हो गया, और ट्राइंग टू कंपटीशन की बात हो रही है क्लास, तो लिखो लेवल ऑफ कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन। कोई भी तीन था, आपने कोई भी तीन लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको डिटेल लिखना है क्लास की, इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, डिफ्लेशन है तो क्या, इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, डिफ्लेशन है तो क्या होगा, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, कंपटीशन है तो क्या होगा, कंपटीशन नहीं है तो क्या होगा, तब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी। तो सीधी सी बात है यार, कंपटीशन जब ज्यादा होता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा माल रखना पड़ता है। इन्फ्लेशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, उनकी डिमांड पूरी करने के लिए सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, यानी रॉ मटेरियल को बढ़ाना पड़ेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। 57 द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंपनी रेंज फ्रॉम 10 से 12% पास्ट 3 इयर्स टू फाइनेंस इस फ्यूचर फिक्स्ड कैपिटल नीड्स इट हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस टू बोरोइंग, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऑप्शन ए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%। यार सुनो, तुम कमा रहे हो 10 से 12%, तुम उधार किस पे लोगे, 13% पे 9% पे। मैं कहीं पैसा लगा के 12% कमा रहा हूं तो मैं जिससे लूंगा वो तो कम में ही लूंगा ना। तुमसे 2 रुपए लेके तो मैं आगे 3 कमाऊंगा ना, तुमसे 2 लेके 1 क्यों कमाऊंगा, तो तुमसे लूंगा 9% पे, आगे कमाऊंगा 10-12% पे। तो ऑप्शन ए जो है हमें प्रेफर करना चाहिए। विच सोर्स ऑफ डेट, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज बेटर। यार ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज बेटर हियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली 9% बट वी आर अर्निंग 10 to 12%, विच इन सच केस वी आर अर्निंग 1 to 2% ऑफ प्रॉफिट, सो ऑप्शन ए इज बेटर। तो आपको ऑप्शन ए ही जो है वो चूज करना है। ऑल्सो से द कॉन्सेप्ट बीइंग यूज, तो यहाँ पे क्लास ये आपको क्लास बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इसका हिंट दे दिया मैंने आपको। बताओ क्लास कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट, अ बिजनेसमैन दैट डज नॉट ग्रो dies. Say Mr. Saha, the owner of Saha Marble Limited, with glorious 36 months of its grand success, having capital base of 80 crore within a short span of time. The company could generate cash flow, which company could generate cash flow. इतना बड़ा है तो देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर, क्या मांग रहा है। Identify and explain the concept of financial management advised by the Mr. Seth और state 4 factors. आपको देखो ये क्वेश्चन आता है, factors affecting it, चाहे वर्किंग कैपिटल हो, चाहे फिक्स कैपिटल हो, चाहे फाइनेंसिंग डिसीजन हो, कैपिटल स्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, डिविडेंड डिसीजन हो। तो आपको बोल रहा है कि वो पहचानो कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है, डिविडेंड है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्या है। और फिर क्लास आपको बताना है कोई भी 4 फैक्टर्स, तो एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट आपको बताना है। तो आप अगर ये पहचान गए कि कौन सा होगा तो फैक्टर्स अफेक्टिंग तो बता ही दोगे। तो आओ पढ़ते हैं। तो स्पैन ऑफ टाइम, द कंपनी कुड जनरेट कैश फ्लो विच नॉट ओनली कवर्ड फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन, फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन मतलब डिबेंचर्स, डेट को पेमेंट देना, बट ऑल्सो क्रिएट सफिशिएंट बफर, अच्छा खासा पैसा भी आपके पास रहेगा। द कंपनी इज ऑन द ग्रोथ पाथ, कंपनी क्लास ग्रोथ पाथ में, ये ग्रोथ है GROW, ठीक है। कंपनीज ग्रोथ पाथ एंड न्यू ब्रीड ऑफ कंज्यूमर इज ईगरली टू बाय द इटालियन मार्बल सोल्ड बाय साहा मार्बल लिमिटेड टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड। मिस्टर साहा डिसाइड टू एक्सपैंड हिज बिजनेस बाय एक्वायरिंग अ माइन, एक माइन को क्लास वो खरीदेंगे अपने कोल बिजनेस और इसको मार्बल बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दिस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 120 करोड़, इसके लिए इनको 120 करोड़ रुपए की जरूरत है। टू सीक एडवाइस इन दिस मैटर ही कॉल्ड द फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर सेठ हु क्लास एडवाइज्ड हिम अबाउट द जुडिशियस मिक्स ऑफ 40% इक्विटी और 60%। आपको पता है शार्क टैंक इंडिया भी देखते हो, उसके अंदर भी जो शार्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं भी हम तुम्हारी 2% की इक्विटी लेंगे इतने रुपए में, प्लस हम तुमको इतने रुपए उधार देंगे इतने % ब्याज पे, मंजूर है कि नहीं बताओ। तो यही है कि उन्होंने जो सेठ साहब थे उन्होंने बोला भैया देखो यार डेट और इक्विटी दोनों से मिक्स लो। मिस्टर सेठ आल्सो सजेस्टेड हिम टू टेक लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लो, मतलब अगर तुम किसी बैंक से लोन लेते हो तो खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, शेयर इशू करने में बहुत खर्चा आता है, इवन डिवेंचर भी। दो
This will increase the financial risk but also raise the return to equity shareholders. Shareholders की return, अब सुनो, इस लाइन से मैं समझ गया कि कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। देखो अभी तक मुझे लग रहा था कि ये फाइनेंसिंग भी हो सकता है और कैपिटल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बट यहाँ से क्लियर हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर है। ही ऑल्सो अप्रेज हिम टू इशू द डेट नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल, ये डाइल्यूट वर्ड भी आपने सुना होगा क्लास शार्क टैंक ऑफ इंडिया देखते हो तो। इक्विटी शेयर होल्डर एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट अगर हम उधार लेते हैं तो हमारा टैक्स भी कम आ जाएगा क्योंकि हमें ब्याज भरना पड़ेगा। आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशंस मिस्टर सेठ एंड शाह डिसाइड टू रेज फंड थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड लेंगे। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है क्लास? ये कॉन्सेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर, और कोई भी फैक्टर्स अफेक्टिंग इट आपको क्लास इसके अंदर लिखना है जो इस पूरे केस स्टडी में डिस्कस किया गया। बहुत सारे फैक्टर्स है, कैश फ्लो, पोजीशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सॉरी रिस्क कंसिडरेशन, आपको ये भी देखना है रिस्क कंसिडरेशन, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कॉस्ट, आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कॉस्ट कितना है यानी फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, इसके बाद फ्लोटिंग कॉस्ट आप देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ डेट आप देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। इवन आप देख सकते हो कि आरओआई बढ़ेगा डेट ऐड करने से फायदा होगा आपको, बहुत सारे पॉइंट है इनमें से क्लास कोई भी आपको लिखना है एनी फोर। K Limited is a company manufacturing textile. It has share capital of 60 lakh. ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। State whether the shareholders gain or lost in respect of earning per share diversification. मतलब diversification से इनको फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है। 3 factors various issue of debentures the company part of its capital structure. तो आपको 3 फैक्टर बताना है जिसकी वजह से आपको डिबेंचर इशू करना चाहिए। तो अगर आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है तो आप डिबेंचर इशू करो, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप डिबेंचर इशू करो, फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आप डिबेंचर इशू करो, मार्केट डिफ्लेशन में चल रहा है, कैपिटल मार्केट डिफ्लेशन में है तो डिबेंचर इशू करो, कंट्रोल रखना चाहते हो स्टॉक मार्केट का तो आप डिबेंचर इशू करो। कितने लिखोगे? बतेरे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं। के लिमिटेड इस क्लास यहाँ पे 60 लाख है और अर्निंग पर शेयर है 0.5। पहले 50 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी, कंपनी को चाहिए 40, तो 60 था अब 40 हो गया, 1 करोड़ रुपए हो गए। द कंपनी रेज फंड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स है, प्रॉफिट है 8 लाख। तो देखो क्लास कैसे लिखोगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वो कितना है क्लास 8 लाख। अब आप घटा दोगे उसमें से इंटरेस्ट, और हमने 40 लाख रुपए डेट से इशू किया है, 40 लाख का 10% कितना बनता है 4 लाख। प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 4 लाख। इसमें से आप टैक्स की पेमेंट करोगे जो कि 40% है, जो कि बनेगा 4 चौके 16, 1,60,000। अब 4 लाख में से अगर आप घटा दो 1,60 तो आएगा 2,40,000। प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स माइनस टैक्स आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,40,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं क्लास? 60 लाख था ना, तो 6 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, तो 2,40,000 डिवाइड बाई 6 लाख 0.4। तो पहले आपका था अर्निंग पर शेयर 0.5, अब हो गया 0.4, तो कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या हो रहा है क्लास? लॉस हो रहा है। आप क्या लिखोगे? शेयर होल्डर्स को लॉस हो रहा है क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो है आपका वो कम हो गया, तो शेयर होल्डर को क्या हो गया? लॉस हो गया। आप ये दिखा दोगे। 3 फैक्टर बताना फेवर में, मैंने आपको कई सारे बता ही दिए। तो यहाँ पे क्लास आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। तो आज ही क्लास में हमने 3 चैप्टर के अच्छे से केस स्टडी बना लिया है क्लास, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, क्लास शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में, और वेट करना कल का शाम को 6 बजे 5 बजे क्लास सारे के सारे 10, 11, 12 चैप्टर के MCQs आएंगे और 6 बजे से केस स्टडीज अच्छे से। क्लास ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया A to Z, कुछ बचा नहीं है। आज रात को इवन क्लास एक वीडियो आएगी जिसके अंदर हम पूरे के पूरे BST का सिलेबस का 3 घंटे के अंदर A to Z रिवीजन करेंगे। उम्मीद है आप उसमें सपोर्ट करोगे। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अपने दोस्तों में क्लास, और दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है क्लास आप लोगों से, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। यही आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका जो कमेंट है ये मुझे मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।